बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 14 और हम स्टडी कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड ये डिस्कस किए थे। आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ पॉलीसैकेराइड इसको डिस्कस करता हूं। तो ये हम आगाज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, पॉलीसैकेराइड, पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ हाई मोलेकुलर मास, ये पहली बात है, विच यील्ड मैनी मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स ऑन हाइड्रोलिसिस। जरा फर्क देखें, एक सिर्फ एक लफ्ज का। अगर आप ना मोनोसैकेराइड की बात करेंगे ना, तो मोनोसैकेराइड भी हमने कहा था विच डू नॉट हाइड्रोलाइज, यानी मोनोसैकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट है जो हाइड्रोलाइज नहीं होते। ओलिगोसैकेराइड में हमने क्या कहा था, ऐसा ओलिगोसैकेराइड जो डाइसैकेराइड होगा, हाइड्रोलिसिस पर वो 2 मोनोसैकेराइड यूनिट देगा। जो ओलिगोसैकेराइड ट्राइसैकेराइड होगा, वो हाइड्रोलिसिस पर 3 मोनोसैकेराइड यूनिट देगा। मैक्सिमम कोई भी ओलिगोसैकेराइड मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस पर वो 9 मोनोसैकेराइड यूनिट देता है अकॉर्डिंग टू आवर बुक। लेकिन अगर आप पॉलीसैकेराइड की बात करें, पॉलीसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट है जो हाई मोलेकुलर मास रखते हैं, और दूसरी बात, हाइड्रोलिसिस पर दे यील्ड अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट। ये जो मोनोसैकेराइड यूनिट यील्ड हाइड्रोलिसिस पे मिलते हैं ना, इनकी तादाद 1000 टू मिलियंस तक होती है। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स। माय डियर स्टूडेंट, पॉलीसैकेराइड में हमारे पास एग्जांपल क्या है? वी हैव द ग्लाइकोजेंस, वी हैव द स्टार्च, वी हैव द सेलुलोज, वी हैव द काइटिन। वी हैव ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज, काइटिन एंड मेनी मोर। ऑल दीज आर पॉलीसैकेराइड। स्टूडेंट, द जनरल फार्मूला ऑफ पॉलीसैकेराइड देखिए, इसमें जनरल फार्मूला इसका है C6H10O5 टेकन N। ये, और यहां याद रखना, यहां ये याद रखना कि ये जो N है ना, इट इज फ्रॉम a few thousand to millions, लाखों की तादाद में, a few thousand to millions N। तो ऐसे यूनिट्स जिनकी तादाद हजारों नहीं लाखों में हो सकती है, वो मिलकर एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं, एंड दैट इज पॉलीसैकेराइड। माय डियर स्टूडेंट, पॉलीसैकेराइड के बारे में 4 बातें, बुनियादी सी बेसिक प्रॉपर्टीज। द पॉलीसैकेराइड आर amorphous solids, insoluble in water, they are tasteless and they are called non-sugars। मैं एक बार फिर याद करवाता हूं। माय डियर स्टूडेंट, मैं ना ये टेबल लेता हूं, एक साइड पे ना मैं मोनो और ओलिगोसैकेराइड लेता हूं, एक साइड पे मैं पॉलीसैकेराइड लेता हूं। कुछ बुनियादी बातें, मोनो और ओलिगोसैकेराइड इनको हम शुगर कहते हैं, पॉलीसैकेराइड को हम नॉन शुगर कहते हैं। हालांकि ना नाम के साथ सैकेराइड लिखा हुआ है, और सैकेराइड का मतलब हमने क्या पढ़ा था, शुगर, लेकिन हम इनको नॉन शुगर कहेंगे। ये जो आपके पास शुगर हैं यानी मोनो और ओलिगोसैकेराइड, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, और पॉलीसैकेराइड दे आर अमॉर्फस सॉलिड। फिर आप बात करें, ये जो मोनो और ओलिगोसैकेराइड दे आर सॉल्युबल इन वाटर, और ये जो आपके पास पॉलीसैकेराइड दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। टेस्ट की बात करें, ये वाले जो हैं दे आर स्वीट इन टेस्ट, एंड पॉलीसैकेराइड दे आर टेस्टलेस। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, मोनोसैकेराइड एंड ओलिगोसैकेराइड आर कॉल्ड माइक्रोमॉलिक्यूल, दे आर स्मॉल इन साइज, while polysaccharide are called, they are macromolecule, they are biopolymers। polysaccharide are actually the biopolymers। ये बातें आपने याद रखनी। आज का जो ये लेक्चर है ना, इसमें हम ज्यादातर पॉइंट्स ना मैं आपको डिफरेंशिएट करके, चीजों को कंपेयर करके समझाऊंगा। माय डियर स्टूडेंट, आगे हम बढ़ते हैं। प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ पॉलीसैकेराइड, बुनियादी तौर पर काम क्या है? पॉलीसैकेराइड के 2 काम हैं। पहला, पॉलीसैकेराइड आर एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड्स, एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड। जैसे कि ये मेरे पास 2 हैं, एक है
ग्लाइकोजन और एक है स्टार्च। ग्लाइकोजन एंड स्टार्च दोनों को मैं कहता हूं दीज आर स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। स्टोरेज पॉलीसेकेराइड याद रखना है, दीज आर स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। ये जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन क्या है पढ़ेंगे अभी हम डिटेल के साथ। द स्टोर्ड फूड इन एनिमल इज कॉल्ड ग्लाइकोजन। एनिमल्स में एनिमल्स के जो लिवर है और स्केलेटल मसल्स है, लिवर और स्केलेटल मसल्स में फूड ग्लाइकोजन की सूरत में स्टोर होती है। स्टार्च, द स्टोरेज फूड इन प्लांट्स इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो प्लांट्स में जो फूड है वो स्टार्च की सूरत में स्टोर होती है। और एक और बात याद रखना कि ये जो स्टार्च एंड ग्लाइकोजन अक्कर इंट्रासेलुलरली in large clusters and granules. This one is starch granule, this one is glycogen granules. तो ये ग्लाइकोजन और स्टार्च ये ग्रेन्यूल्स या लार्ज क्रिस्टल की सूरत में ये मौजूद होते हैं, ये स्टोर होते हैं। माय डियर स्टूडेंट, दूसरा हमने क्या पढ़ा है? फॉर बिल्डिंग स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ सेल्स। सेल्स के स्ट्रक्चरल एलिमेंट उसके तौर पर भी ये पॉलीसेकेराइड, खास तौर पर मैं सेलुलोज की बात करूंगा। सेलुलोज को ना, जैसे मैंने इन दोनों का कहा दीज आर स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, ये दोनों क्या कहलाते हैं? स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। सेलुलोज को मैं कहूंगा सेलुलोज इज द स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। ये स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है सेलुलोज। ये कुछ इब्तदाई बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब हमारे सिलेबस में पॉलीसेकेराइड में जो स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज, इनकी मजीद डिटेल है। आइए हम आगाज करते हैं। मैं स्टार्च से आगाज करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, स्टार्च नाम आपने सुना हुआ है। कुछ बातें पहले, स्टार्च क्या है? स्टार्च इज द व्हाइट अमार्फस सब्सटेंस विद नो टेस्ट and no smell. This one is starch, white amorphous substance, crystalline नहीं, amorphous, वो तो हमने पढ़ा है कि polysaccharide are amorphous solids। तो white है amorphous substance, it has no taste, tasteless है, it has no smell। ये बुनियादी बात स्टार्च के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन ह्यूमन डाइट, जो ह्यूमन डाइट है उसमें कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे ज्यादा जो सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट्स और भी ह्यूमन डाइट में मौजूद है। ग्लूकोज है, सुक्रोज है, दीज आर आल्सो द कार्बोहाइड्रेट्स इन ह्यूमन डाइट। लेकिन जो जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का ह्यूमन डाइट पे, दैट इज द स्टार्च। आप ह्यूमन डाइट को देख लें, ये तमाम चीजें जो ह्यूमन डाइट का हिस्सा हैं, ऑल दीज आर मेड अप ऑफ स्टार्च। एक और चीज, चीफ कमर्शियल सोर्सेज ऑफ स्टार्च आर व्हीट, राइस, मेज, पोटैटोज एंड बार्ली। ये मैं 5 जो है चीफ कमर्शियल सोर्सेज ऑफ स्टार्च, ये 5, इसमें व्हीट है, गंदम, राइस है, चावल, मेज है, गंदम, ये आपके पास मकई, पोटैटोज, आलू, बार्ले, जौ, ऑल दीज आर चीफ कमर्शियल सोर्सेज ऑफ स्टार्च। याद रखना इन 5 को। माय डियर स्टूडेंट, स्ट्रक्चर की तरफ आए, ये तो इंफॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर की तरफ आए। पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डेक्स्ट्रोग्लूकोज। याद रखना, ये आपके एग्जाम का एमसीक्यू है, अक्सर पूछा जाता है। ये आता है कि स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ, ये फिर आगे ऑप्शन में चला जाता है। तो याद रखना कि स्टार्च इज अ पॉलीमर और इसका मोनोमर कौन सा है? अल्फा डेक्स्ट्रोग्लूकोज। लुक एट दिस वन इज साइक्लिक अल्फा डेक्स्ट्रोग्लूकोज, अल्फा डेक्स्ट्रोग्लूकोज। इसमें ये देखेंगे ना, ये OH, ये OH अगर आप इसको चेयर फॉर्म में मैं दिखाता तो बहरहाल इस फॉर्म में आप देखें, ये OH नीचे है और ये वाला CH2OH ये ऊपर है। तो ये OH इसके लिहाज से अल्फा है। तो दिस वन इज अल्फा डेक्स्ट्रोग्लूकोज। यही अल्फा डेक्स्ट्रोग्लूकोज जब आप इनकी पॉलीमराइजेशन करवाते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है,
उसके नतीजे में आपके पास एक पॉलीमर बनता है एंड दैट पॉलीमर इज स्टार्च। तो स्टार्च इज अ पॉलीमर और इसका मोनोमर कौन है? इसका मोनोमर है अल्फा डेक्स्ट्रो ग्लूकोज। स्टूडेंट, it should be kept in mind that starch is not a pure compound. Starch compound नहीं है, तो फिर ये क्या है? It is a mixture of two polysaccharide, amylose and amylopectin, which can be separated from each other. ये बात जरा याद रखना। स्टार्च बजाते खुद कंपाउंड नहीं है, एक्चुअली स्टार्च दो पॉलीसैकेराइड का मिक्सचर है। स्टार्च किस किस पॉलीसैकेराइड का मिक्सचर है? ये दो टर्म याद करनी है। एक है आपके पास अमाइलोज, एक है अमाइलोपेक्टिन। तो अमाइलोज और हम पढ़ेंगे अमाइलोज क्या है, अमाइलोपेक्टिन हम इनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन दो पॉलीसैकेराइड है, इनको मिक्स करें तो यू विल हैव द स्टार्च। आप इन दोनों को सेपरेट भी कर सकते, यानी फ्रॉम स्टार्च यू कैन इजीली सेपरेट अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। दोनों की प्रॉपर्टीज वाइडली डिफर करती है ना, तो अगर किसी भी मिक्सचर में कंपोनेंट्स प्रॉपर्टीज में डिफर करेंगे तो डेफिनेटली आप उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अमाइलोज क्या है, अमाइलोपेक्टिन, और दोनों में डिफरेंस क्या है, जरा इसकी तरफ आते हैं। असल जो दोनों में डिफरेंस है ना, जो समझाने वाला है, वो तो इनका स्ट्रक्चर है ना, बाकी तो इंफॉर्मेशन है जो आपने याद करनी है। पहली बात, अमाइलोज वाटर सोल्यूबल। पहले ये ना मैं यहां पे 5 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस लिखूंगा। ये जो 5 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है मैं आपको याद करना, ये ना शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के तौर पर पूछा। डिफरेंशिएट बिटवीन, क्या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आप पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, दोनों में डिफरेंस बताएं। तो जब भी डिफरेंशिएट का क्वेश्चन आता है, द आंसर मस्ट बी इन टेबुलर फॉर्म, और उस टेबल में आपने ये पांचों पॉइंट्स भी लिखने हैं, और अगर अल्लाह ताला तौफीक दे तो आपने इन दोनों का स्ट्रक्चर भी लिखना है, वो मैं आपको समझाऊंगा। माय डियर स्टूडेंट, पहले कौन कौन से पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है? अमाइलोज, दिस इज वाटर सोल्यूबल, पानी में हल हो जाता है। अमाइलोपेक्टिन, दिस इज वाटर इनसोल्यूबल। इससे आप इनको इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं। यानी स्टार्च का कुछ हिस्सा पानी में हल हो जाता है, कुछ हिस्सा पानी में हल नहीं होता। वो जो पानी में हल हो जाता है दैट इज अमाइलोज, जो हल नहीं होता दैट इज अमाइलोपेक्टिन। दूसरी बात, इट गिव्स अ डीप ब्लू कलर विद आयोडीन। आयोडीन के साथ ये डीप ब्लू कलर देता है, ये डीप ब्लू कलर आयोडीन के साथ नहीं देता। दिस वन इज अनदर टेस्ट। यानी अगर आप स्टार्च लें, आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाएं, स्टार्च का वो हिस्सा जो डीप ब्लू कलर में चेंज हो गया दैट इज अमाइलोज, और वो हिस्सा जो कलरलेस रहा दैट इज अमाइलोपेक्टिन। ये दूसरा टेस्ट आ गया आपके पास। स्टूडेंट, अगर आप नेचुरल स्टार्च लें, आप किसी भी सोर्स से, आप वीट से लें, राइस से लें, बार्ले से लें, मेज से, किसी भी सोर्स से अगर आप स्टार्च लें, नेचुरल स्टार्च, उसमें 10 to 20% अमाइलोज होगा और 80 to 90%। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अमाइलोज है ये नेचुरल स्टार्च में इसकी मिकदार कम होती है और अमाइलोपेक्टिन की नेचुरल स्टार्च में मिकदार ज्यादा होती है। स्टूडेंट, अमाइलोज इज अ लीनियर पॉलीमर, अमाइलोपेक्टिन इज अ ब्रांच पॉलीमर। ये दो बातें तो डेफिनेटली हम स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, वहां से ही पता चलेगा। अमाइलोज में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है और अमाइलोपेक्टिन में अल्फा 1,4 के साथ साथ अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक। ये जो लास्ट 2 पॉइंट्स है ना, ये आखिरी जो दो बातें हैं माय डियर स्टूडेंट, इन दो बातों का ताल्लुक ना इनके स्ट्रक्चर से है। जब मैं आपको स्ट्रक्चर समझाता हूं ना, तो आप ये दो जो मैंने आखिर में बातें लिखी है ना, ये आपको बातें स्ट्रक्चर से ही पता चलेंगी। एक और बात, ये जो अमाइलोज है ना, इट वेरी इन मोलेकुलर मास, इट वेरी इन मोलेकुलर वेट फ्रॉम अ फ्यू थाउजेंड टू अ मिलियन। यानी इनका ना मोलेकुलर मास चंद हजार से मिलियन तक होता है। और जो अमाइलोपेक्टिन है, देयर मोलेकुलर वेट इज अप टू 100 मिलियन। ये बातें याद रखना। इसका मतलब क्या हुआ कि अमाइलोज इनका मोलेकुलर वेट कम होता है और अमाइलोपेक्टिन का मोलेकुलर वेट ज्यादा है। अमाइलोज इनका मोलेकुलर वेट वेरी करता है अ फ्यू थाउजेंड टू अ मिलियन, लेकिन उनका अमाइलोपेक्टिन जिनका मोलेकुलर वेट बहुत ज्यादा है एंड दैट इज अप टू 100 मिलियन। ये बात भी आपने जेहन में बिठानी है। अब स्टूडेंट असल काम की तरफ आए।
मैं आपको ना अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर समझाता हूं, और उस स्ट्रक्चर में ये 2 पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। स्ट्रक्चर की तरफ आए माय डियर स्टूडेंट, हम ना स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन इसकी तरफ आते हैं। पहले मैं आपको अमाइलोज का स्ट्रक्चर वो आपके साथ शेयर करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास ना स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोज। अच्छा, पहली बात, आप ना यहां पे ग्लूकोज लें। ये कौन सा ग्लूकोज है भला? दिस वन इज अल्फा डेक्स्ट्रो ग्लूकोज। ये बात गौर से सुननी है। दिस वन इज अल्फा डेक्स्ट्रो ग्लूकोज। आपको ना स्ट्रक्चर इसका आना चाहिए। ये मैंने अल्फा डेक्स्ट्रो ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल ले लिया था, ड्रिंक फॉर्म में ये है। ये जो कार्बन नंबर 1 है ना, इसमें OH ये नीचे है और H ऊपर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपके पास कार्बन नंबर 6 है, CH2OH। ये 2 पे ना आपने खास तौर पे फोकस करना है। माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास एक और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आ गया। अब आप इस ग्लूकोज ये बिल्कुल इसी तरह, इसका कार्बन 1 2 3 4 पे यहां फोकस करता है। अब आपने काम वाला क्या करना है? आपने कार्बन नंबर 1 इसका OH और कार्बन नंबर 4 इसका ये H। अब इसमें अगर आपके पास ना ये इसमें H इसका ये बीच में से निकल गया, कंडेंसेशन हुई, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हुआ, आपके पास ना ये एक लिंक बन गया। दिस वन इज कॉल्ड 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये एक लिंक बना 1,4। क्यों 1,4 कह रहे हैं? क्योंकि इस ग्लूकोज का, ये अल्फा डेक्स्ट्रो ग्लूकोज, इसका कार्बन नंबर 1 और इसका कार्बन नंबर 4, इसके दरमियान ये लिंक बना है। तो दिस इज कार्बन 1 यानी 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंक। अच्छा, इसको हम कहते हैं अल्फा 1,4। व्हाई दिस वन इज कॉल्ड अल्फा 1,4? स्टूडेंट, अल्फा 1,4 हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो कार्बन 1 है, ये कार्बन 1 इसके लिहाज से, ये CH2O, इसके लिहाज से ये अल्फा पोजीशन पर है, लिहाजा दिस लिंकेज इज कॉल्ड अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये एक बन गया। ये अब ना अगर आप ये वाला जो ग्लूकोज, अब इसके साथ देखें, इसका ये कार्बन नंबर 1, इसका ये OH और इसका कार्बन नंबर 4, यहां पे एक और अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसका आगे इसके साथ देखें। माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल इसी तरह ये अल्फा डेक्स्ट्रो ग्लूकोज बिल्कुल इस तरह 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए आपस में ये बॉन्ड लिंक होते जाते हैं और आपके पास ये एक चेन बनती जाती है। अच्छा, बज़ाहिर लग रहा है ये एक स्ट्रेट चेन है, हकीकत में ये स्ट्रेट चेन नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये स्ट्रेट चेन नहीं है। फिर क्या है? ये 1,4 अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की वजह से दिस वन इज अ हेलिकल चेन। ये हेलिक्स स्पाइरल फॉर्म है, ये स्पाइरल फॉर्म की सूरत में एग्जिस्ट करती है। माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज अमाइलोज स्ट्रक्चर। ये अमाइलोज स्ट्रक्चर है। और मैंने क्या कहा कि इस अमाइलोज स्ट्रक्चर में ये जो आपके पास ग्लूकोज रेजिड्यूज थे, अल्फा डेक्स्ट्रो ग्लूकोज रेजिड्यू, इनकी तादाद चंद हजार से 1 मिलियन तक होती है। अब इसके बरक्स ये आपके पास दोबारा उसी पे है, ये आपके पास वो हेलिकल स्ट्रक्चर बना, ग्लाइकोसिडिक अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना। अच्छा, अब इसमें देखें, यहां पे ये है आपके पास एक ये ऊपर चेन आ गई। अब ये जो ऊपर चेन आई ना, इसका कार्बन नंबर 1 उसका OH, और ये जो नीचे आपके पास 1,4 ग्लाइकोसिडिक चेन थी, इसका ये कार्बन नंबर 6। अब इसमें एक नया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना, लेकिन इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को हम कहते हैं 1,6 ग्लाइकोसिडिक। दिस वन इज आल्सो द अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अच्छा, पहली बात, हम इसको 1,6 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और इसका कार्बन नंबर 6, इन दोनों के दरमियान ये ग्लाइकोसिडिक, तो ये 1,6 हो गया। और अल्फा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो कार्बन नंबर 1 है, ये इस CH2OH के लिहाज से नंबर 1 पोजीशन पे। तो माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज अल्फा 1,6। अब ये एक ब्रांच आ गई, ये एक ब्रांच आ गई। याद रखना, ये जो आपके पास अमाइलोपेक्टिन है ना,
इसमें हर 24 से 30 ग्लूकोज यूनिट के बाद यह ब्रांच आती है। यानी स्ट्रक्चर ये कौन सा है? अगर आप 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की बात करें, वो हेलिकल है। तो उस स्पाइरल फॉर्म में, उस हेलिकल स्ट्रक्चर में हर 24 से 30, 24 से 24 टू 30, 24 टू 30 ग्लूकोज यूनिट्स के बाद ये 1,16 ग्लाइकोसिडिक ये ब्रांच आती है। इस तरह ये आपके पास स्ट्रक्चर जो है, दिस वन इज कॉल्ड अमाइलोपेक्टिन स्ट्रक्चर। तो दोनों में बुनियादी फर्क क्या हुआ? वही मैंने कहा ना कि जब आपके पास इनका स्ट्रक्चर आएगा तो आप दो बातें बता सकेंगे। पहली बात क्या हुई कि ऊपर वाला जो आपके पास अमाइलोज का स्ट्रक्चर था वो लीनियर था। लीनियर से मुराद है वो अनब्रांच था, हेलिकल है, अनब्रांच है। नीचे वाला जो है इसमें 1,4 के साथ से ये 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हुआ, इसकी वजह से इनमें ब्रांचिंग आ गई, ब्रांचिंग। तो फिर आपने क्या कहना है कि अमाइलोज में सिर्फ और सिर्फ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, लेकिन अमाइलोपेक्टिन में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ साथ अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी पाया जाता है। और एक और भी बात, ये जो अमाइलोज है इनका मोलेकुलर मास कम होता है और अमाइलोपेक्टिन का मोलेकुलर मास ज्यादा होता है। ये कुछ बातें। और ये दोनों मैंने फिर क्या कहा कि नेचुरल स्टार्च में अमाइलोज 10 to 20%, अमाइलोपेक्टिन ये 80 to 90% पाया जाता है। ये कुछ बातें थी अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन के बारे में। माय डियर स्टूडेंट, यूजेस ऑफ स्टार्च, स्टार्च के यूजेस, बहुत सारे यूजेस हैं स्टार्च के। ह्यूमन डाइट में इस्तेमाल होता है और एवरीडे लाइफ में बहुत यूज। हमारी बुक ने सिर्फ 3 यूजेस की तरफ इशारा किया। पहली बात, इट इज यूज्ड इन कोटिंग एंड साइजिंग ऑफ पेपर टू इंप्रूव राइटिंग क्वालिटी। कोटिंग एंड साइजिंग ऑफ पेपर, ये दो मुख्तलिफ टर्म है। कोटिंग ऑफ द पेपर एंड साइजिंग ऑफ द पेपर। तो स्टूडेंट, ये जो कोटिंग ऑफ पेपर है ना, इसमें हम भला क्या करते हैं? हम पेपर की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, पेपर मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ये स्टार्च या इस जैसे मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं बतौर कोटर, बाइंडर, कोटिंग इन बाइंडर। तो इसमें भला होता क्या है? ये जो आप बाइंडर यूज करते हैं ना फॉर द कोटिंग ऑफ पेपर, ये जो बाइंडर है, ये स्टार्च वगैरह है, ये एक तो उसमें मौजूद जो पिगमेंट्स हैं उनको आपस में बाइंड रखता है और फिर पिगमेंट्स को सरफेस ऑफ पेपर के साथ बाइंड करता है। दूसरा इनका काम होता है कि यहाँ जो वॉइड्स है ना, ये वॉइड्स को फिल करता है और फिर ये अब वाटर इसके लॉस को रोकता है ताकि ये ब्रिटल, पेपर ब्रिटल ना हो। और इस तरह ये इसके सरफेस को स्मूथ करके, कोटिंग के जरिए सरफेस स्मूथ हो जाती है और यूं इसमें जो इंक है वो ब्लर नहीं होती। जैसे हम कहते हैं वो इंक फैल जाती है, वो ब्लर नहीं, राइटिंग क्वालिटी बेहतर होती है। और इस तरह ये साइजिंग ऑफ पेपर भी आप ये मुख्तलिफ तरीकों से करते हैं। इन दो ये जो टेक्निक्स हैं कि कोटिंग एंड साइजिंग ऑफ पेपर, इसकी मदद से आप पेपर की क्वालिटी को बेहतर करते हैं। दूसरा है इन लॉन्ड्रिंग। ये तो आप जानते हैं ना, लॉन्ड्री में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, ये कपड़े वगैरह उनके बाद। इन अ मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड इथाइल अल्कोहल, वो हमने एक फर्मेंटेशन प्रोसेस पढ़ा था स्टूडेंट चैप्टर 11 में। फर्मेंटेशन हम दो तरह से करते थे ना, मोलासिस से और स्टार्च से। तो स्टार्च इज यूज्ड फॉर द फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन में आपके पास क्या बनता था? पहले ग्लूकोज और फिर आपके पास अल्कोहल बनता था, इथाइल अल्कोहल। तो ग्लूकोज और इथाइल अल्कोहल इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्टार्च को इस्तेमाल किया जाता है। माय डियर स्टूडेंट, वी हैव अनदर पॉलीसैकेराइड दैट इज ग्लाइकोजन। अल्फाज में करो, ग्लाइकोजन, ग्लाइको का जो लफ्ज है ना, ग्लाइको, ये इशारा कर रहा है ग्लूकोज की तरफ, ग्लूकोज। और जेन का मतलब होता है जनरेट, यानी टू प्रोड्यूस। तो मैं ये मीनिंग बता रहा हूं, ग्लाइकोजन जो ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है। यानी अगर आप ग्लाइकोजन की हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, यू विल गेट द ग्लूकोज यूनिट्स, तो अब पहली बात, ग्लाइकोजन इट इज मेनली अकर इन लिवर एंड मसल्स। ये ग्लाइकोजन जो है ये आमतौर पर ये लिवर में या स्केलेटल मसल्स में पाया जाता है। और मैंने कहा ना कि इट अकर्स इंट्रासेलुलरी इन लार्ज क्लस्टर एंड ग्रेन्यूल्स। उसकी सूरत में लिवर में, जिगर के अंदर या स्केलेटल मसल्स के अंदर ये ग्लाइकोजन मौजूद है। दूसरी बात, इट इज कॉल्ड एनिमल स्टार्च
देखो, stored food in plants is called starch, while the stored food in animal is called glycogen. ये बात याद रखनी है। तो एनिमल्स में जो खुराक जिस शक्ल में स्टोर होती है, those macromolecules they are called the glycogen. स्ट्रक्चर की तरफ आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्ट्रक्चर में हम कहेंगे कि द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज क्लोजली रिजेंबल विद अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन में क्या था, अभी हमने पढ़ा है कि अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। अच्छा, उसमें भी अल्फा 1,4, इसमें भी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अच्छा, पहले मैं आपको समझाता हूं कि इनमें रिजेंबलेंस क्या है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन और ग्लूकोज में रिजेंबलेंस क्या है, और फिर मैं आऊंगा कि इनमें डिफरेंस क्या आ जाता है। जरा गौर से देखना। पहले अपना अमाइलोपेक्टिन की बात करो। अमाइलोपेक्टिन, इसका मोनोमर क्या है, अल्फा डेक्स्ट्रोग्लूकोज। ग्लाइकोजन, ये भी अल्फा डेक्स्ट्रोग्लूकोज की पॉलीमराइजेशन से बनता है। इसका मतलब है दोनों का मोनोमर एक ही है। अच्छा, अब दूसरी बात, ये जो अल्फा अमाइलोपेक्टिन था, इसमें आपके पास पहले वो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जिससे आपके पास वो हेलिकल स्ट्रक्चर बना था। ग्लाइकोजन में भी ऐसा होता है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की वजह से ये आपके पास हेलिकल स्ट्रक्चर बना। दोनों में सेम, 100% सेम। नेक्स्ट, ये जो आपके पास अमाइलोपेक्टिन था ना, इसमें ये 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, मैं समझा के आऊं कैसे हुआ है, 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हुआ, जिसकी वजह से ये ब्रांचिंग प्रोड्यूस हुई। इसमें भी 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की वजह से ब्रांचिंग होती है। ये तो फिर एक जैसे स्ट्रक्चर हुआ, डिफरेंस कहां पे आता है? डिफरेंस सिर्फ दो बातों पे, जरा गौर से देखना। क्या भला है, अगर आप ना ये अमाइलोपेक्टिन को देखेंगे ना, तो अमाइलोपेक्टिन में हर 24 to 30 ग्लूकोज यूनिट के बाद ब्रांच आती है। लेकिन अगर आप ग्लाइकोजन को देखेंगे, इसमें हर 8 से 12 ग्लूकोज यूनिट के बाद ब्रांचिंग आती है। यानी मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना यह चाहता हूं कि अमाइलोपेक्टिन के जितने एरिया में एक ब्रांच आती है, ग्लाइकोजन के उतने एरिया में 2 से 3 ब्रांचेस आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लाइकोजन अमाइलोपेक्टिन की निस्बत एक्सटेंसिवली ब्रांच्ड होता है, सिर्फ यह फर्क है, इसमें ब्रांचिंग उसकी निस्बत ज्यादा होती है। दूसरा फर्क क्या है? दूसरा फर्क यह है कि ग्लाइकोजन इज मोर कंपैक्ट देन अमाइलोपेक्टिन। भाई कंपैक्ट तो होगा, जब नंबर ऑफ ब्रांचिंग बढ़ेंगी तो कंपैक्ट तो ये होगा, ये बात हमने ज़हन में उठानी। दूसरी बार मैंने क्या कहा, ये तो सिमिलैरिटी रिजेंबलेंस होगी ना। डिफरेंस क्या है कि ह्यूमन ग्लाइकोजन इज मच मोर ब्रांच मॉलिक्यूल देन अमाइलोपेक्टिन। ब्रांचिंग ग्लाइकोजन में अमाइलोपेक्टिन की निस्बत ज्यादा। ये अमाइलोपेक्टिन की बात कर रहा हूं, मैं अमाइलोज की बात करने का। स्टूडेंट आगे, ऑन हाइड्रोलिसिस इट यील्ड ग्लूकोज यूनिट्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ये जो स्टार्च है और ग्लाइकोजन है, स्टार्च और ग्लाइकोजन, ये दोनों जो है ना, इनमें अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन वगैरह मौजूद है। अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन स्टार्च, वाइल ग्लाइकोजन, ये इसका स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन से मिलता जुलता है। अच्छा, हमारे जो सलेवरी ग्लैंड्स है और पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज इज आल्सो अ ग्लैंड। इनसे सलेवरी ग्लैंड, they produce the saliva, and saliva contains the alpha amylase enzyme. Similarly, pancreas secrete the pancreatic juice, and pancreatic juice contain the alpha amylase enzyme. ये जो alpha amylase enzyme है ना, they have ability to hydrolyze the 1,4 glycosidic bond. और जब ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करते जाते हैं, अल्फा अमाइलेज ये एंजाइम है, जब ये ब्रेक करता है, ब्रेक करने की वजह से आपके पास ये लार्ज चेन ये टूट कर छोटे छोटे ग्लूकोज यूनिट्स उसमें। ये जो ग्लूकोज यूनिट होते हैं ना, फिर ये वो जो आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा, आप क्रब साइकिल पढ़ते हैं, उससे ये आपके पास फर्दर छोटे छोटे, और फिर आपके पास एटीपी बनता है। एटीपी आप कहते हैं ना एनर्जी करेंसी है, और वही एटीपी जो है वो डिफरेंट बॉडी वर्किंग के लिए इस्तेमाल होती है। ये आप कुदरत का निज़ाम देखें कि किस तरह प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के जरिए ग्लूकोज बनाते हैं। वो ग्लूकोज आपस में पॉलीमराइज होकर स्टार्च या ग्लाइकोजन बनाते जाते हैं, और बॉडी के अंदर स्टोर होती जाती है, प्लांट्स के अंदर स्टोर होते जाते हैं, और फिर जब जरूरत पड़ती है तो इसी स्टार्च और ग्लाइकोजन इसके हाइड्रोलिसिस होती जाती है,
और ग्लूकोज और फर्दर वो एटीपी मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते जाते हैं और एटीपी मॉलिक्यूल, एटीपी इज एनर्जी करेंसी, और फिर उसकी वजह से बॉडी वर्किंग करती है। माय डियर स्टूडेंट, ये मैंने आपको दो चीजें पढ़ा दी। मैंने आपको स्टार्च अभी पढ़ाया और मैंने आपको ग्लाइकोजन पढ़ाया। चूंकि इन दोनों में ना बड़ी ज्यादा क्लोज रिजेंबलेंस थी, लिहाजा इन दोनों को मैंने साथ साथ पढ़ाया। सेलुलोज इनसे कदरे मुख्तलिफ होता है। अब हम सेलुलोज की तरफ बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम ना सेलुलोज को डिस्कस करते हैं। पहली बात सेलुलोज के बारे में, बाय फार द मोस्ट अबंडेंट स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड, ये हमारे पास मोस्ट अबंडेंट स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड है। स्ट्रक्चरल, हमने इससे पहले ना स्टार्च और ग्लाइकोजन को पढ़ा। स्टार्च एंड ग्लाइकोजन दे आर स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, while cellulose this one is the structural polysaccharide. My dear student, सेलुलोज जो है ना, इसके बारे में और पढ़ाने से पहले ना मैं एक सेंटेंस आपको याद करवाना चाहता हूं। देखें, सेलुलोज इज अ फाइब्रस टफ वाटर इनसोल्युबल सब्सटेंस। तीन बातें मैंने की हैं। सेलुलोज क्या है? दिस वन इज फाइब्रस, दिस वन इज टफ वाटर इनसोल्युबल सब्सटेंस found in plant cell wall, particularly in stalks, stems, trunks and other woody parts of the plant. इन सब में सेलुलोज मौजूद है। ये बातें आपने ज़हन में रखनी है। माय डियर स्टूडेंट, सम 100 बिलियन, ये हमारी बुक के सेंटेंस है, सम 100 बिलियन टन्स ऑफ सेलुलोज आर प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर बाय प्लांट्स। यानी हर साल, ये बुक हमारी कह रही है कि हर साल 100 बिलियन टन्स सेलुलोज जो है ना वो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। मैं इस सेंटेंस से जरा इख्तलाफ करूंगा, माजरत के साथ। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं एवरी ईयर फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट्स 100 बिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज एंड अदर कंपाउंड्स इन प्लांट्स। तो ये 100 बिलियन मेट्रिक टन्स है जो हर साल प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के जरिए सेलुलोज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ये सेंटेंस आपने ज़हन में रखना। माय डियर स्टूडेंट, अब अगली बात देखें कि जो कॉटन है इट इज 99%, ऑलमोस्ट कॉटन इज ऑलमोस्ट सेलुलोज। वुडी पार्ट्स ऑफ ट्रीज दे आर मोर देन 50% ऑफ सेलुलोज। ये इंफॉर्मेशन इसको ज़हन में बिठाएं। माय डियर स्टूडेंट, इसके साथ एक और बात भी कि सेलुलोज not only present in plants but it also occurs in most marine animals. कई समुद्री जानवर हैं जिनमें सेलुलोज मौजूद होता है। ये ज़हन में बिठाना, स्ट्रक्चर की तरफ आए। असल ये पॉइंट्स है जो ज़हन में बिठाने। पहली बात, सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ बीटा डेक्सोग्लूकोज। स्टूडेंट, दिस वन इज द एमसीक्यू। ये एग्जाम में पूछा जाने वाला एमसीक्यू है। स्टेटमेंट क्या आएगी? स्टेटमेंट आएगी कि सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ, और ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है बीटा डेक्स्ट्रोग्लूकोज। हमने स्टार्च के बारे में पढ़ा था ना कि स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डेक्स्ट्रोग्लूकोज एंड सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ बीटा डेक्स्ट्रोग्लूकोज। सेलुलोज पॉलीमर है, इसका मोनोमर कौन है? बीटा डेक्स्ट्रोग्लूकोज। माय डियर स्टूडेंट, आगे स्ट्रक्चर में सेलुलोज हैज is a linear unbranched polymer consisting of a large number up to 2500 of glucose residue. हमारी बुक क्या कह रही है कि सेलुलोज, इसका स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर अनब्रांच्ड है, हेलिकल नहीं है, ब्रांचिंग नहीं है, लीनियर स्ट्रक्चर है, अनब्रांच्ड है, और इसमें तकरीबन 2500 तक ग्लूकोज रेसिड्यू मौजूद है। मुझे फिर इस पे एतराज है, ये 2500 नहीं है, इसमें कम से कम 10,000 से 15,000 तक इस रेंज में ग्लूकोज रेसिड्यू जो है दे कंबाइन टू फॉर्म द सेलुलोज। एक और चीज, सेलुलोज का अगर आप स्ट्रक्चर अभी मैं डिस्कस करूंगा उसमें यू विल ऑब्जर्व द बीटा 1,4 ग्लाइकोसिड, जो हमने पढ़ा था ना अपने स्टार्च और ग्लाइकोजन, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिड, यहां पे क्या है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिड। आप ना स्ट्रक्चर की तरफ तो आए ना, आप सेलुलोज का स्ट्रक्चर उसको डिस्कस करें। स्टूडेंट, सबसे पहले दिस वन इज बीटा डेक्स्ट्रोग्लूकोज। बीटा डेक्स्ट्रोग्लूकोज
हम बीटा ऐसे क्यों कह रहे हैं? इसका ये जो कार्बन नंबर 1 है ना, इसमें OH ये ऊपर है, और ये जो OH है ना, ये इस कार्बन नंबर 6 वाले CH2 उसके लिहाज से ये बीटा पोजीशन है। तो ये अब आपने क्या किया, आपने ये एक ले लिया बीटा डेक्स्ट्रोग्लूकोज, ये एक और बीटा डेक्स्ट्रोग्लूकोज लिया। अब इस बीटा डेक्स्ट्रोग्लूकोज का ये कार्बन नंबर 1 इसका OH, और इस दूसरे बीटा डेक्स्ट्रोग्लूकोज का इसका कार्बन नंबर 4। अब इसमें वाटर यहां से एलिमिनेट हुआ, ये आपके पास एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना। वैसे दिस वन इज 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बट दिस वन इज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक, अल्फा नहीं है, दिस वन इज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बिल्कुल इसी तरह ये वाला आपके पास जो अमाइनो एसिड है, इसका ये कार्बन नंबर 1 इसके कार्बन नंबर 4 के साथ, ये वाला जो है ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इस तरह ये बीटा डेक्स्ट्रोग्लूकोज इस तरह लिंक होते जाएंगे, आपके पास एक लॉन्ग चेन बनेगी। अब यहां पे बात ज़हन में बिठाना, यहां पे अगर ये लिंकेज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक होता तो ये जो चेन बननी थी इट विल बी हेलिकल। अगर ये इन केस ऑफ अमाइलोज, अमाइलोज में हमने क्या कहा था, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन में हमने क्या कहा था, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज था, और वो जो चेन बनी थी वो हेलिकल थी, और वो जो हेलिक्स है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए टाइटली कनेक्टेड होती है। अब यहां पे क्या है, यहां आपके पास बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। अब इस लिंकेज से ये जो चेन बनी ये हेलिकल नहीं है, दिस वन इज लीनियर चेन। ये लीनियर चेन, आपके पास ये एक लीनियर चेन बन गई, ये एक और लीनियर चेन इसके ऊपर स्टॉक ऊपर आकर हो गई। अब इन दोनों के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक और इसके ऊपर आ गई, एक और, इस तरह ये आपके पास लीनियर चेन बनती है। यहां सिर्फ और सिर्फ बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ये जो आपके पास ग्लूकोज है रेजिड्यू, दिस वन इज बीटा डेक्स्ट्रोग्लूकोज, दिस वन इज स्टूडेंट, दिस वन इज द सेलुलोज स्ट्रक्चर। अब इसमें ये बुनियादी बातें आपने ध्यान में बैठा। कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है ना कि स्टार्च और सेलुलोज में फर्क क्या है, तो क्या आप बताओगे? पहले तो आप बात ये करो ना कि स्टार्च जो है दैट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डेक्स्ट्रोग्लूकोज, सेलुलोज दिस वन इज अ पॉलीमर ऑफ बीटा डेक्स्ट्रोग्लूकोज। स्टार्च दैट इज अ मिक्सचर ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, और ये मिक्सचर नहीं है, ये तो एक ही कंपाउंड है ना, मैक्रोमॉलिक्यूल है, एक ही कंपाउंड है। फिर आप क्या बात करेंगे, आप कहेंगे ये जो स्टार्च है ना इसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड इन अमाइलोपेक्टिन 1,4 एंड 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अल्फा 1,4 अल्फा 1,6 ग्लाइक, जिसकी वजह से इट हैज द हेलिकल स्ट्रक्चर, जिसमें अगर अमाइलोपेक्टिन की बात करेंगे ब्रांचिंग होती है, लेकिन इसमें आपके पास बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ओनली, और ये लीनियर स्ट्रक्चर है, नो हेलिक्स नो कॉइलिंग। अब अगली बात, ये दोनों में कॉमन है, उसमें जो हेलिकल स्ट्रक्चर है, उसमें जो कॉइल्ड हेलिकल स्ट्रक्चर है, उसमें OH और अमाइनो ग्रुप की वजह से, उसमें OH ग्रुप्स की वजह से वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और यहां पे ये जो लीनियर चेन एक दूसरे के ऊपर स्टॉक है, इनके दरमियान भी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो स्टार्च वगैरह है या ग्लाइकोजन है, अल्फा अमाइलेज एंजाइम, इसमें ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, लेकिन ये जो अल्फा अमाइलेज है ना एंजाइम, ये सेलुलोज में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक इसको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। अब मोस्ट ऑफ द जो एनिमल्स है उसमें ये सेलुलोज में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसको हाइड्रोलाइज करने के लिए एंजाइम चाहिए सेलुलेज, तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स उसमें सेलुलेज एंजाइम नहीं होता, इंक्लूडिंग ह्यूमन। लिहाजा हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें सेलुलोज फाइबर डाइजेस्ट नहीं होते, स्टार्च ग्लाइकोन वो डाइजेस्ट हो जाती है। अच्छा, अब इसके बरक्स, तो फिर अगर आप ना टर्माइट्स की बात करें, टर्माइट्स, अगर आप वुड रॉट फंजाई की बात करें, अगर आप बैक्टीरिया की बात करें, अगर आप कुछ वर्टिब्रेट्स हैं, कैटल वगैरह जिसमें शामिल हैं, ये जिसमें आपके पास गोट्स हैं, जिसमें शीप है, जिसमें कैमल्स हैं, जिराफत, इन सब में सेलुलोज मौजूद है। वो एंजाइम जो सेलुलोज को हाइड्रोलाइज करता है, वो एंजाइम जो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज उसको हाइड्रोलाइज करता है, ब्रेक डाउन करता है, वो इनमें मौजूद है।
लिहाजा इनमें इसकी डाइजेशन हो जाती है। कुछ ये बातें थी जो स्टूडेंट मैंने आपके साथ ग्लाइकोजन और सेलुलोज इनमें डिफरेंस के तौर पर आपके साथ, सॉरी स्टार्च और सेलुलोज में डिफरेंस के तौर पर आपके साथ शेयर की। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैंने आपको पॉलीसैकेराइड जिसमें स्टार्च है, ग्लाइकोजन है और सेलुलोज, ये मैंने आपके साथ डिस्कस की। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।